नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा डेड होकर आया है, जो कि एक शॉपकीपर का है और उन्होंने मेरे पास मोबाइल भेजा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। मोबाइल की कंडीशन देख सकते हैं, ऐसे ही कंडीशन में मेरे पास आया था ये। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक करेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ही चार्जर को मैं इंसर्ट किया हूँ, एम्पियर मीटर पे 0.075 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। इसका मतलब ये लो बूटिंग पे जा रहा है। तो इसके लिए हम इसका फ्लैक्स वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, एक बार फिर से चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभार इसका जो सब बोर्ड का फ्लैक्स रहता है ना, ये भी प्रॉब्लम होने के कारण से लो बूटिंग में चला जाता है। मतलब इस टाइप का लो बूटिंग 0.070 इस टाइप का कंजप्शन लेता है। देखिए फिर से सेम कंडीशन है। अभी इसमें फ्लैक्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया हूँ सब बोर्ड का, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी फ्लैक्स लगा था सब कुछ निकालने के बाद भी 0.075 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। तो अभी डीसी मशीन पे, यानी कि हमारा जो डीसी पावर सप्लाई है, इसमें बूट केबल से या फिर बैटरी कनेक्टर पे एक बार चेक करेंगे कितना ले रहा है बूटिंग करने से, ठीक है। बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज में सेट करके रखा हूँ। देखिए इसका तो बूट केबल है नहीं मेरे पास, तो मैनुअली जो देसी जुगाड़ है उसी से करना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है, ठीक है। 4.2 वोल्ट में सेट करके रखा हूँ। जैसे ही बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई डाल रहा हूँ, 0.0045 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा है, ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं, कुछ नहीं। मैं फिर से आपको अच्छे से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई जैसे ही इंसर्ट किया हूँ, यहाँ पे 0.049 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। तो यहाँ से मेरे को तो पता चल गया है कि इसमें बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। देखेंगे आगे में, अच्छे से देख लीजिए। ये डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग बता रहा हूँ, 0.04945 इस टाइप का, मतलब बहुत लो वोल्टेज कंजप्शन, ऑटो एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। चलिए माइक्रोस्कोप में एक बार चेक करके और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जिनका मोबाइल है, जिन्होंने मेरे पास मोबाइल भेजा है, उन्होंने बता रहे थे कि ये वाटर डैमेज था। ये सेट वाटर डैमेज था, लिक्विड डैमेज था, जिस वजह से ये डेड केस उनके पास आया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि बाहर साइड में, यानी कि अपर बोर्ड में कहीं वाटर डैमेज हुआ है। मतलब बोर्ड को निकाल के एक बार उन्होंने भी डायग्नोस किया है। बाहर से अगर वाटर डैमेज केस मिल जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मेरे पास भेजा है। देखिए फिर से मैं बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई इन कर रहा हूँ, मतलब डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज इनपुट करने से यहाँ पे 0.045 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे मीटर से। देखिए आपके डिस्प्ले में मीटर भी लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जीआर तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 433 और यहाँ पे 1400-1700 के आसपास आ रहा है। ये जो दो कैप्स लगा है, ये पहले मेरे जैसे ही आई व्यू लिया, ये नज़र मेरे को पहले लगा, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंजेस हुआ था। देखिए ये जो दो कैप्स लगा है और ये ग्राउंड में कनेक्ट है। दोनों कैप्स जो लगा है, देखिए ये 1.8 का जो आईसी दिया है, 4 लेग वाला P18 जो आईसी लगा है, ये आईसी का दोनों साइड में देखिए ये दो कैप्स जो लगा है, ये दोनों कैप्स दोनों ग्राउंड में ही लगा है। मतलब एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे दिया है। किस लिए दिया है कंपनी ने, मेरे को पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। चलिए यहाँ पे ये बोर्ड में तो ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। सबसे पहले यहाँ पे वीपीएच लाइन में जैसे ही मीटर को लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फुल शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। वीपीएच लाइन ही फुल शॉर्ट हो गया है। बाकी यहाँ चेक करने से देख सकते हैं जीआर तो बिल्कुल आ रहा है।
हेलो। तो अभी हम बोर्नियो को एक बार ओपन करते हैं और बोर्नियो के हिसाब से एक बार चेक करेंगे एक्चुअल में वो जो कॉइल में चेक कर रहा था वो वीपीएच लाइन है कि नहीं। बोर्नियो में S22 अल्ट्रा का मैं चार्जिंग सेक्शन ओपन किया हूं, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। ये वीपीएच लाइन है जो कैप्स जो कॉइल में पहले चेक कर रहा था, वीपीएच पावर लाइन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो इसी कॉइल में ही मेरे को शॉर्टिंग नज़र आया था और पहले भी आपको दिखा दिया हूं कि ये कॉइल में जो मेरे उंगली के पास है, ये कॉइल वीपीएच मेन कॉइल में फुल शॉर्टिंग आ रहा था। ऐसा नहीं है कि ये पावर ऐसी शॉर्टिंग है, कुछ भी हो सकता है, एक बार प्रॉपर चेक करेंगे। देखिए ये जो कॉइल है ये फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है और ये वीपीएच पावर मेन लाइन है। वीपीएच यहाँ से आउटपुट होके आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आगे भी हो सकता है शॉर्टिंग और बोर्ड के अंदर भी हो सकता है, यानी या फिर ये पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। कैसे कंफर्म करेंगे? इसके लिए तो हमको सप्लाई यहाँ पे मतलब शॉर्ट किलर से देना पड़ेगा, या फिर जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है वहाँ पे सप्लाई डालने से ही हमको पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। देखते हैं। ये बीपीएच का जो मेन लाइन है ये बोर्ड का चारों तरफ सप्लाई जहाँ जहाँ जाना चाहिए सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हुआ होगा अभी तो पता नहीं है ना। देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। बोर्ड की कंडीशन भी देखें तो ज़्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ हुआ नहीं है और वाटर डैमेज जो बता रहे थे वाटर डैमेज भी उतना खास हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं शॉर्टिंग कंपोनेंट कहाँ से फाउंड होता है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, अभी इंजेक्ट करेंगे मतलब पावर सप्लाई से, डीसी पावर सप्लाई से ये कॉइल में वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। 4.2 या फिर 3.8 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। फिर से आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें चार्जिंग सेक्शन ओपन करके रखा हूँ। ये देख सकते हैं वीपीएच मेन लाइन है जो कि डीसी टू डीसी आईसी से आउटपुट होके ये आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब आगे सप्लाई जा रहा है। तो चलिए डायरेक्टली तो ऐसे कंपोनेंट कहाँ पे हीट हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं थर्मल कैमरा को ऐड कर दिया हूँ, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। एक बार थर्मल कैमरा से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा परफेक्टली आपके स्क्रीन में। और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज अभी इसमें बोर्ड में इन करूँगा, यानी कि वोल्टेज डालूँगा। अभी ये आइक्सून का पावर सप्लाई में यूज करूँगा। अभी यहाँ पे 3.8 वोल्ट रखूँगा और 4 एम्पियर में सेट करके रखूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको सेट कर लेता हूँ पावर सप्लाई को 3.8 वोल्ट और 4 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर देने से भी होगा, 4 एम्पियर में चेक करते हैं क्योंकि 5 एम्पियर तक कभी कभी शॉर्ट पता नहीं चलता। तो 4 एम्पियर पहले डाल के देखते हैं, 4 एम्पियर में पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। देख सकते हैं पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और थर्मल के नीचे बोर्ड को रख दिया हूँ, देख सकते हैं। अभी जो वीपीएच पावर लाइन जो कॉइल शॉर्टिंग था उसी कॉइल में पहले इन करते हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि ये साइड में कहीं पे भी शॉर्टिंग पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं। एक ट्यूजर का हीटिंग थर्मल दिखा रहा है और दूसरा चीज़ जो पॉइंट मतलब जो प्लस वाला पॉइंट है मैं जहाँ पे इन कर रहा हूँ, देखिए ये कॉइल में, वहाँ से
पता चल रहा है। मतलब ये साइड में कोई भी कंपोनेंट हीटिंग पता नहीं चल रहा है। थर्मल में नहीं पकड़ पा रहा है तो फिर खाली आंख में या फिर हाथ में रखने से ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टिंग तो हुआ है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग हुआ है इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, उसके बाद हम काम करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है ये लेयर वाला बोर्ड है, डबल लेयर, अपर लेयर लगा है और नीचे लोअर लेयर लगा है। और इसका अंदर साइड भी बहुत सारा कंपोनेंट है, ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे ये कंपोनेंट लगा है। ये बोर्ड को जब सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, अंदर साइड भी बहुत सारा आईसी वगैरह कंपोनेंट दिया है। तो ये साइड से तो कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं। ये साइड में कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग नहीं है। देखिए, एक तो ट्यूजर का जो पॉइंट रखा हूँ ग्राउंड में वो हीटिंग हो रहा है, दूसरा जो पॉइंट प्लस का है वीपीएच कॉइल में जो सप्लाई इन कर रहा हूँ वही पॉइंट, मतलब जो सप्लाई डाल रहा हूँ वही पॉइंट में ही हीटिंग हो रहा है, ना ही और बोर्ड का कोई भी सेक्शन में हीटिंग थर्मल दिखा रहा है। थर्मल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थर्मल ओनली जो सप्लाई डाल रहा हूँ वही पॉइंट पे ही, मतलब जो जगह पे सप्लाई डाल रहा हूँ वही जगह दिखा रहा है, मतलब ये हीटिंग हो रहा है बोल के। इधर कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग था नहीं तो पकड़ेगा कहाँ से, दिखाएगा कहाँ से। तो ये साइड में तो थर्मल दिखा नहीं पाया। इसका बैक साइड में यानी कि जो रेयर साइड है ये साइड में भी कोई कंपोनेंट हीटिंग हुआ नहीं। तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, हम इसको इसका लेयर को सेपरेट करेंगे। देखिए अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये भी वेट लाइन है, ये भी पेज लाइन है। देखिए भी पेज लाइन अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हमको इसका लेयर को सेपरेट करना ही पड़ेगा, बिना सेपरेट किए ये बोर्ड को रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। बिना इसका लेयर खोले हम ये मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकते। लेयर खोलेंगे, फिर रिवॉल्व करके बैठाएंगे, शॉर्टिंग कहाँ था, कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है, इसको भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जाकर ये सेट ऑन होगा नहीं होगा ये पता चलेगा, ठीक है। मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा ये सेट में, क्योंकि इस टाइप का सेट ही ऐसा है। इसमें काम करो नहीं करो मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को तो एटलीस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर को भी बता देंगे कि इसमें इतना खर्चा लगेगा, ये पैसा लगेगा। हाँ बोलेंगे तो फिर ठीक, नहीं तो फिर एज इट इज़ ऐसे ही फिट करके दे देंगे। चलिए इसका लेयर को भी फिक्स मतलब निकाल के देखते हैं एक बार। जब तक सेपरेट करेंगे नहीं प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा शॉर्टिंग कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले हम लेयर को सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये पार्ट को स्किप कर दिया हूँ, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। जो लेयर को सेपरेट किया हूँ काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है ये, तो इसलिए ये पार्ट को, मतलब ये जो लेयर को सेपरेट कर रहा हूँ ये लेयर सेपरेट करने का पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि टाइम आपका बचा सकूँ। और उसके बाद देखते हैं सेपरेट लेयर को सेपरेट करने के बाद फॉल्ट जो है हमारा फाइंड आउट होता है या फिर नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद लेयर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हैं। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, और आपके स्क्रीन में जो नंबर है उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी मोबाइल होगा, जो भी जिस टाइप का भी फॉल्ट होगा, इसी तरह वीडियो बना के आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, और जो भी फॉल्ट होगा रिपेयर करने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गया, 2 ढाई महीना हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बीच बीच में मेडिकल का इशू था, और मेडिकल का इशू बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और क्या बोलूँ आपको। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं लेयर को सेपरेट करता हूँ, और लेयर को सेपरेट करने के बाद एक बार देखेंगे कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है। उसके बाद फॉल्ट फाइंडिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड को मैं सेपरेट कर लिया हूँ। दोनों बोर्ड देख सकते हैं, अपर बोर्ड है और ये लोअर बोर्ड है। मतलब ये मेन बोर्ड है, इसी में है। इसमें पावर सेक्शन पूरा है और CPU, UFS, रैम, ये तीनों सब कुछ ये मेन बोर्ड है। मतलब लोअर बोर्ड जो है यही मेन बोर्ड है और इसी में सारे सेक्शन लगा हुआ है। बस ऊपर वाला बोर्ड मतलब अपर बोर्ड में नेटवर्क सेक्शन और काफ़ी सारा कनेक्टर दे दिया है, जो कि LCD चार्जिंग ये सब सप्लाई दे दिया है। ब्लूटूथ नेटवर्क जो कम्युनिकेशन लाइन है वो अपर बोर्ड में रखा है और लोअर बोर्ड में पूरा मोबाइल का जो भी मेन सेक्शन है, पावर सप्लाई हो गया, CPU, UFS, रैम ये हो गया और कैमरे के लिए भी जो भी कनेक्टर वगैरह लगा है, ये सारा कुछ इसी में इंस्टॉल किया है कंपनी ने। तो चलिए सबसे पहले ये जो लोअर बोर्ड है, लोअर बोर्ड को चेक करते हैं, क्या इसमें शॉर्टिंग है, इसको चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी शॉर्टिंग आ ही रहा है। ठीक है, अभी तक यही बोर्ड में ही शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये मोबाइल डेड बूट में है, मतलब फुल शॉर्टिंग केस में है। और जो बैटरी कनेक्टर में चेक कर रहे थे ये ऑटो एम्पियर कंजप्शन ले रहा था। ठीक है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे जब चेक किए, GR चेक किए, VVAT लाइन बिल्कुल ओके है, VPH लाइन में शॉर्टिंग है। तो ये बोर्ड में चेक करने से हमको पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट अभी हीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी मैं थर्मल कैमरा आपके सामने फिर से ले आया हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, जितना भी सैंडविच बोर्ड आ रहा है, अगर शॉर्टिंग केस आया एक कंपोनेंट के लिए हमको पूरा मदरबोर्ड को डीअसेंबल करना पड़ेगा। जैसे कि ये बोर्ड में कर रहा हूँ, देख सकते हैं। इसमें शॉर्टिंग फाइंड आउट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कौन सा IC ख़राब हुआ है, कौन अभी तो पता चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मैं अभी इसका VPH लाइन में एक वायर को जॉइन कर रहा हूँ, ताकि प्रॉपरली हमको बोर्ड को सीधा करके पलटा के दोनों साइड चेक करने में आसानी होगी। इसलिए वायर एक ठो जॉइन कर लिया हूँ, ताकि यहाँ पे सप्लाई जब इंसर्ट करूँगा, सप्लाई को इन करूँगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं VPH कॉइल, जो कि VPH पावर आउटपुट होता है। मेन कॉइल में एक वायर जोड़ दिया हूँ और उसके बाद अभी ग्राउंड से तो ग्राउंड को साइड से दे सकते हैं, बोर्ड का कोई भी ग्राउंड पॉइंट में ग्राउंड को दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमको शॉर्टिंग है वहाँ पे सप्लाई डालने के लिए यहाँ पे एक वायर जोड़ दिया हूँ, जो कि थर्मल कैमरा के नीचे बोर्ड है, देख सकते हैं। देखिए वही 3.8 वोल्ट में ही चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है, पता चल जाएगा। ज़्यादा एम्पियर देने की ज़रूरत नहीं है, पहले देख लेते हैं इतना में एम्पियर, मतलब ये 4 एम्पियर में चेक हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी हीटिंग पता चल रहा है, ये CPU का नीचे तरफ या फिर CPU का साइड में ही शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए तो अभी फिर से चेक करते हैं। अभी इसलिए तो वायर को मैं जोड़ा था कि वायर में जब सप्लाई डालूंगा ये साइड से पता चलेगा। देखिए मैं ये वाइट वायर में प्लस डाला हूँ और ग्राउंड दे रहा हूँ। देखिए शॉर्टिंग पता चल गया, कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसी एरिया में ही शॉर्टिंग आ रहा है। ये जो टेम्परेचर शो हो रहा है, देखिए बीच में थर्मल कैमरा का बीच में, इसी एरिया में ही शॉर्टिंग कोई कंपोनेंट है। चलिए प्रॉपरली और एक बार फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये थर्मल कैमरा में थोड़ा सा व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें और एक लेंस लगता है और कैमरा को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तब जाके पूरा कंपोनेंट पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा। लेकिन अभी वो थर्मल कैमरा का लेंस लगाया नहीं हूँ, ऐसे डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग दिखा रहा है। वो तो शॉर्टिंग फाइंड आउट हो गया तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रोजीन डाल के, या फिर और भी मेथड है। चलिए इसी एरिया में, मतलब पावर IC मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। ठीक है, माइक्रोस्कोप कैमरा का थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो मैं आपको थोड़ा सा व्यू बड़ा करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखिए
ये जो PMIC का ऊपर में जो कैप्स दिखाई दे रहा है, देखिए मैं एरो मार्क से आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी चेक करेंगे एक बार, मीटर से भी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। डायरेक्ट अंधाधुंध करना नहीं है, उखाड़ना नहीं है। देखिए PM8350C IC जो कैप्स में अभी चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 158 और एक साइड में, यानी कि देखिए ये जो कैप्स में चेक कर रहा हूँ 157, यहाँ पे 306, यहाँ पे 00, यहाँ पे 157। तो 157 GR जो आ रहा है इसी लाइन में शॉर्टिंग है, और ये मेन VPH लाइन में ही ये कैप्स लगा हुआ है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वायर ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, ठीक है। सप्लाई डालेंगे एक बार, रोजिन डाल के फाइंड आउट कर लेंगे। आसपास में चेक कर लेता हूँ कि कौन सा और लाइन शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ पे तो 0 है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे 157 रीडिंग आ रहा है, देखिए, और इधर से 178, यानी कि हमको VPH लाइन में शॉर्टिंग तो फाइंड आउट हो गया। ये कैप्स है कि नहीं है कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार रोजिन डाल के सप्लाई इन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं रोजिन को थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे कर देता हूँ, मतलब आयरन से दिखा देता हूँ, स्मोक डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। अभी हमको जो भी कंपोनेंट्स इसमें हीटिंग होके पिघलने लगेगा, वही कंपोनेंट को हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। वायर पहले से जोड़ कर रखा हूँ बोर्ड में VPH लाइन में, ठीक है। 3.8 वोल्ट फिर से इन करते हैं, और ग्राउंड को कहीं से भी दे देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। देखिए यही कैप्स के लिए पूरा बोर्ड को मेरे को सेपरेट करना पड़ा, ठीक है। एक छोटा सा कैप्स है, VPH लाइन में एक छोटा सा कैप शॉर्ट हो गया है, जिस वजह से इतना महंगा फ़ोन पूरा डीअसेंबल करना पड़ रहा है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। और बिना डीअसेंबल किए भी काम नहीं कर सकते थे। मेन चीज़ इसमें यह है कि अभी ये जो बोर्ड को फिर से इंस्टॉल करेंगे, अभी देखिए फॉल्ट तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है, फॉल्ट फाइंड आउट हो गया। अभी चेक करेंगे इसमें GR, ये कैप्स देखिए कितना छोटा कैप्स है। इसी कैप्स के लिए हमको मोबाइल पूरा डीअसेंबल करना पड़ा, ठीक है। बोर्ड को पूरा डीअसेंबल करना पड़ा, जिस वजह से जाके हमको फॉल्ट फाइंड आउट हुआ है। अगर मान लीजिए अभी लेयर को मैं फिर से इंस्टॉल कर लूँगा, फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे। अभी लेयर सेपरेट कर लिया हूँ, देखिए अभी यहाँ पे 00 आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग 1300 के आसपास आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल रीडिंग है, पहले कितना 178 आ रहा था, अभी देखिए यहाँ पे 1300 आ रहा है। मतलब ये फॉरवर्ड वॉइस में GR ले रहा हूँ, देखिए अभी 265 रिवर्स में, देखिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर सिंगल पीस मतलब सिंगल लेयर बोर्ड होता, मतलब दोनों साइड डबल साइडेड IC रहता, तो उस बोर्ड में हमको उतना झंझट की ज़रूरत नहीं है, ये साइड में चेक करो नहीं तो ये साइड में चेक करो। अभी मान लीजिए बोर्ड में लेयर को इंस्टॉल कर दिया हूँ, उसके बाद ऑटो EDL आ गया, या फिर UFS ड्राई हो गया, CPU ड्राई हो गया, दूसरा कोई कंपोनेंट, दूसरा कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करेंगे। अभी कस्टमर को ऐसा दे भी नहीं सकते, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितना भी फ्लैगशिप मोबाइल आ रहा है, जो भी कस्टमर से डील कर रहे हैं, आप जो भी टेक्नीशियन ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के समझ के कस्टमर से डील कीजिए, या फिर जो भी शॉपकीपर है उनसे डील कीजिए, ठीक है। देखिए ये वन शॉट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर CPU UFS RAM पूरा सबको रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है ये बोर्ड में। तो बोलने का मतलब यही था। और अभी इसमें जो प्रॉब्लम था ये तो सॉर्ट आउट हो गया है।
अभी ऐसे चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि लेयर जब तक लगाएंगे नहीं, डिस्प्ले कनेक्ट कर नहीं सकते और बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर से ये लेयर को क्लीन करेंगे, लेयर को रिवॉल्व करेंगे, फिर से इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जाकर हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर इस तरह काम करेंगे, आधा अधूरा में कस्टमर मांग लेता है या फिर कस्टमर बनाने के लिए एग्री नहीं होगा, तो क्या करेंगे और कितना चार्जेस लेना चाहिए मेरे को कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ पे वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि लेयर निकालना लगाना टाइम का खेल है और टाइम इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये पार्ट को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। अगर ये पार्ट आपको स्पेशल चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं स्पेशल रिवॉल्विंग का, लेयर रिवॉल्विंग के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी है ये वीडियो मेरे पास, तो उसको भी वॉइस ओवर करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। जो भाई को लेयर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसी के ऊपर और एक वीडियो स्पेशल लेयर के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, लेयर को रिवॉल्व कर लेता हूँ और रिवॉल्व करके इंस्टॉल भी करके देखते हैं सेट सक्सेसफुली रिकवर हुआ या फिर और कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी इस तरह फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ और आपके डिस्प्ले में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मोबाइल होगा, जिस तरह भी प्रॉब्लम होगा, इसी तरह वीडियो बना के रिपेयर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भेजने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में कुरियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेयर को रिवॉल्व करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये सक्सेसफुली रिकवर हुआ या फिर नहीं।
देख सकते हैं यहाँ पे लेयर को पूरा प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया हूँ और चारों तरफ से मैं आपको कैमरा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये लेयर को सेपरेट करने के बाद अभी चेक करेंगे जो हमारा पहले VPH लाइन शॉर्टिंग था और उसके बाद बूटिंग जो लो बूटिंग पे चला गया था, तो अभी इसको चेक करेंगे क्या बूटिंग सही हुआ। और जो VPH लाइन तो शॉर्टिंग था उसको तो हटा दिए, अभी चेक करते हैं और एक बार। मैं आपको मीटर से चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए डायरेक्ट बोर्ड को ही चेक कर लेते हैं अभी चार्जिंग एम्पियर कितना कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, मैं इसका चार्जिंग फ्लैक्स को बोर्ड में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चार्जर को इंसर्ट करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जैसे ही चार्जर को मैं इंसर्ट किया हूँ 210 पे स्टॉक है। देख सकते हैं 0.212 210 212 मिली एम्पियर पे स्टॉक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें CPU ड्राई हो सकता है या फिर रैम भी ड्राई हो सकता है या फिर UFS भी ड्राई हो सकता है। देख सकते हैं अभी 0.214 215 210 से 220 215 के आसपास स्टॉक है। चलिए अभी यहाँ पे 2 TP पॉइंट है जो कि टेस्ट पॉइंट है। अभी ये पॉइंट को स्क्रैच करके शॉर्ट कर लेते हैं, IDL बन रहा है कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो चार्जिंग का कनेक्टर दिया है, देखिए चार्जिंग कनेक्टर मतलब ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर जो सब बोर्ड के लिए कनेक्टर दिया है, ये कनेक्टर का जस्ट साइड में, ये साइड में जो 2 TP पॉइंट दिख रहा है इसको स्क्रैच करेंगे और इसको शॉर्ट करके एक बार IDL बन रहा है कि नहीं इसको चेक करेंगे। अगर IDL बन रहा है तो फिर हमारा CPU UFS या फिर रैम ये तीनों से कोई ना कोई कंपोनेंट खराब मतलब ड्राई सोल्ड हो गया होगा, जिस वजह से हमको CPU रैम दोनों को रिवॉल्व करना पड़ेगा या फिर हो सकता है तो फिर UFS को भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। एक बार पहले चेक कर लेते हैं IDL बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कुछ पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, मोबाइल रिपेयर करेंगे तो बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या आया था पहले लो बूटिंग केस में आया था मेरे पास। लेयर को रिवॉल्व किया, लेयर रिवॉल्व किया मतलब लेयर को निकाला, फॉल्ट को फाइंड आउट किया, वहाँ पे एक कैप शॉर्ट हो गया था, VPH लाइन में था। उस शॉर्टिंग हटाने के बाद मोबाइल का जो VPH लाइन शॉर्टिंग था वो हट गया। ठीक है, उसके बाद लेयर को इंस्टॉल किए, लेयर को इंस्टॉल करने के बाद अभी रिजल्ट आपके सामने है, 220 210 में स्टॉक हो गया है। ठीक है, तो अभी TP पॉइंट से हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि IDL बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तीनों को रिवॉल्व करना पड़ेगा। IDL बन गया तो ठीक है, IDL नहीं भी बना तो भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जो चार्जिंग एम्पियर कंजप्शन शो कर रहा है, जो ले रहा है मोबाइल एम्पियर, उसी के हिसाब से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ये मोबाइल में ये प्रॉब्लम हो सकता है करके। चलिए अभी IDL को शॉर्ट करेंगे तब पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेडिकल का इशू था और इधर भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए अभी से मैं कंटिन्यू करूँगा 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो डालने की, जो भी होगा जिस तरह भी होगा, CPU रिवॉल्विंग का होगा, फॉल्ट फाइंडिंग का होगा, जो भी होगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपको स्पेशल कोई वीडियो के ऊपर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो टेस्ट पॉइंट था ये दोनों को शॉर्ट कर दिया हूँ। देख सकते हैं ये दोनों को शॉर्ट इसलिए किया हूँ ताकि मेरे को कंफर्म पता चल जाए कि इसमें IDL बन रहा है कि नहीं। अभी जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा था 212 215,
इसी के हिसाब से मैं ये टेस्ट पॉइंट को स्क्रैच करके ईडीएल अभी चेक कर रहा हूँ। अगर इसमें लो बूटिंग होता या फिर हाई बूटिंग होता तो फिर ये पॉइंट को स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, जो बूटिंग ले रहा था मैं उसके रिगार्डिंग इसको स्क्रैच किया और अभी यूएसबी में चेक करेंगे ईडीएल बन रहा है कि नहीं। चलिए डिवाइस मैनेजर को ओपन कर दिया हूँ, देख सकते हैं यूएसबी को इंसर्ट किया, थोड़ा देर वेट करते हैं। देखिए क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 पोर्ट बन गया। जैसे कि मैं आपको एम्पियर कंजप्शन से, जैसे ही एम्पियर कंजप्शन लिया मैं तब से बता दिया था। चलिए, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, CPU भी करना पड़ CPU तो 100% करना पड़ेगा। CPU रैम और UFS को देखेंगे पहले। UFS अगर बिना रिवॉल्व किए चल गया तो शायद ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी रिवॉल्व करना ही होगा और उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि लेयर जब निकालते हैं, लेयर रिवॉल्व करने से या फिर लेयर सेपरेट करने से हमको CPU UFS रैम को भी रिवॉल्व 100% करना पड़ेगा। अगर रिवॉल्व नहीं करेंगे, कस्टमर को दे देंगे, अगर सेट चल भी गया तो कुछ दिन बाद फिर से रिटर्न ये केस आएगा 100%, क्योंकि ये चलते चलते डेड हो रहा है। ये तो चलिए वाटर डैमेज हुआ था बोल के डेड हो गया था, लेकिन जो अभी का डेट में S22, 23, 24, 25 तक, S25 तक यही प्रॉब्लम देखने के लिए आ गया है ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है, आगे में देखते हैं। कंपनी तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो आ रहा है इस तरह फिक्स करेंगे और आगे में जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, जैसा मॉडल होगा उसके हिसाब से हमको भी अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाथ बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो सेट ट्रेंडिंग चल रहा है उसमें 100% प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अभी OnePlus का ले लीजिए, IQ का ले लीजिए, Vivo का ले लीजिए, Oppo का ले लीजिए, Xiaomi का ले लीजिए, पोको का लीजिए। पोको को तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। पोको का X3 Pro बहुत सारा बना के वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन बहुत सारा मॉडल अभी तक आ रहा है, नया नया मॉडल भी। और सैमसंग का भी बहुत सारा मॉडल CPU रैम रिवॉल्व पहले हो गया था। अभी ये मेरा चैनल में ये फर्स्ट वीडियो होगा लेयर रिवॉल्विंग का। सैमसंग का जो सैंडविच बोर्ड का वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है। पहले से ऑलरेडी बहुत सारा मोबाइल रिपेयर किया हूँ, लेकिन वीडियो बीच बीच में कट हो गया था, क्योंकि ये लंबा बन जाता है। जो काम होता है ना डबल डेकर बोर्ड में, मतलब सैंडविच बोर्ड में, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, एक वीडियो में या फिर 1-2 घंटा का काम नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है। अगर बीच बीच में लाइट गया तो फिर दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो बनाते हैं पार्ट बाय पार्ट हमको बनाना पड़ता है, और कोई पार्ट अगर रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग करने से भूल गए तो फिर वो पार्ट मिसिंग हो जाता है। इसीलिए पहले भी काम तो किया था, लेकिन कोई इस तरह कोई बीच बीच में पार्ट मिसिंग हो गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं किया मैं। चलिए, ये जो वीडियो बनाया हूँ कंप्लीट देख के, पूरा ध्यान से वीडियो बनाया हूँ ताकि कोई पार्ट मिसिंग ना हो। हाँ, बीच बीच में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ये वीडियो में ना खींचे। फिर भी लगभग 1 घंटा हो जाएगा ये वीडियो मेरे हिसाब से। इतना फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद भी 1 घंटा वीडियो बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा वीडियो होगा। जो नॉर्मल यूज़ करेंगे, नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो कितना लंबा वीडियो हो सकता है। अगर इसमें जो पार्ट को मैं स्पीड किया हूँ, फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, इसमें देखिए रिवॉल्विंग का पार्ट को, जो रिवॉल्विंग का है और लेयर का है, वो लेयर का पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि इसमें जो टाइम खींच रहा है ना, वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। बस उतना ही किया हूँ, बाकी जो है आपके सामने ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और किस तरह टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। मैं आपको पूरा टॉपिक जो भी आपका डिमांड्स रहेगा वही टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, और आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेज सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं, और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके मेरे पास भेज सकते हैं।
इसी तरह मोबाइल भी रिपेयर करूँगा और वीडियो भी बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ दोस्तों बताना चाहता हूँ, मेरा फेसबुक पेज में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक पेज का लिंक दे दिया हूँ, उसी में जाके लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी मोबाइल यूज़र हैं, उनको भी पता चले कि यहाँ पे इस तरह काम होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CPU को प्रॉपरली रिवॉल्व करके बोर्ड में इंस्टॉल कर दिया हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। थोड़ा सा कूल डाउन करके बोर्ड का एम्पेयर कंजप्शन एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेन विंडो में अभी ओनली CPU को इंस्टॉल करके बोर्ड में फिक्स किया हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी रैम लगाया नहीं, ठीक है। अभी इसी कंडीशन में एम्पेयर कंजप्शन को एक बार चेक करेंगे, DC एम्पेयर मीटर पे कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ से हमको कंफर्म पता चल जाएगा CPU ज़िंदा है, मर गया है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर को मैं इंसर्ट करता हूँ। देखिए 229 212, मतलब एक बार 229 तक गया था, अभी 212 14 यानी कि 210 मान सकते हैं। 210 से 220 के अंदर स्टॉक हो गया है। अभी इसी कंडीशन में विदाउट रैम पे क्या आइडियल पॉइंट शो करता है या फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म पता चल जाएगा। पहले भी 212 215 इस टाइप का एम्पेयर कंजप्शन ले रहा था। अभी देखिए USB को इंसर्ट किया हूँ, USB इंसर्ट किया हूँ। अभी कोई पोर्ट वगैरह बनानी है, अभी तक नहीं बना है, देखते हैं थोड़ा सा वेट करके। बनानी है, देख सकते हैं। मतलब ये विदाउट रैम पे भी ऑटो पोर्ट नहीं जा रहा है। जैसे क्वालकॉम बेस्ड CPU वाला मोबाइल में देखे होंगे, विदाउट रैम पे पोको X3 Pro विदाउट रैम पे कभी कभी ऑटो आइडल चला जाता है, नहीं तो बैटरी कनेक्ट करने से ऑटो आइडल चला जाता है। लेकिन अभी हमको इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, जो TP पॉइंट को पहले शॉर्ट किए थे उसको एक बार शॉर्ट करके फिर से चेक करते हैं, ठीक है। TP पॉइंट शॉर्ट करने के बाद ही इसमें आइडियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको चेक करते हैं। तो चलिए मैं एक जंपर वायर से इसका TP पॉइंट, जो TP पॉइंट पहले CPU रैम
रिवॉल्व करने से पहले शॉर्ट किए थे उसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं क्या इसको शॉर्ट करने के बाद आइडियल बन रहा है कि नहीं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी हमारा बोर्ड कंपनी ने बना रहा है, 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी, इस टाइप का बोर्ड में ना विदाउट बैटरी पे कभी भी ऑटो आइडल में नहीं जाता सेट, ठीक है। और आज की डेट में बहुत सारा सेट में देखा हूँ, जैसे पहले यूएफएस ड्राई हो गया ऑटो आइडल में, यूएफएस ख़राब हो गया ऑटो आइडल में, डेड बूट हो गया, या फिर यूएफएस में कोई पार्टीशन खराब हो गया ऑटो आइडल दिखा रहा था। इस टाइप का केस अभी देखने के लिए बहुत कम ही मिल रहा है। जो भी आपको डायग्नोस करना है चार्जिंग एम्पियर मीटर से ही डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर डीसी पावर सप्लाई से ही डायग्नोस कर सकते हैं। बूटिंग सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कितना बूटिंग सीक्वेंस में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जितना भी लेटेस्ट फ्लैगशिप मोबाइल आ रहा है, अगर बोर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया तो बूटिंग लो होगा, हाई होगा, या फिर नॉर्मल बूटिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर बोर्ड में कोई भी फॉल्ट है, सेट प्रॉपर ओके है तो फिर नॉर्मल बूटिंग होगा। अगर बोर्ड में कोई भी फॉल्ट है तो लो बूटिंग में जा सकता है या फिर हाई बूटिंग में जा सकता है। सीपीयू यूएफएस, अगर सीपीयू यूएफएस ड्राई हो गया है, इस तरह बूटिंग सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 215, 220, 240 यूएफएस ड्राई हो गया होगा तो फिर 190 इस टाइप का, 190, 160, 170 भी हो सकता है। मतलब एक बूटिंग सीक्वेंस का एक पैरामीटर है जो कि इसको नोट करके रखना पड़ेगा। चलिए अभी टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट कर दिया हूँ, यूएसबी को इंसर्ट करता हूँ। देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालकॉम का HS USB QD लोडर 9008 पोर्ट बन गया है, जो कि जो टेस्ट पॉइंट है उसको शॉर्ट करने से ही ऑटो आइडल में जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है विदाउट रैम पे। जैसे पोको X3 Pro विदाउट रैम पे कभी कभी बैटरी को कनेक्ट कर देने से ऑटो आइडल में दिखाता है, लेकिन ये सेट में नहीं। इसमें 3 या 4 पावर आईसी होगा। अभी तो मैं मतलब देखा नहीं बोलने से देखा हूँ, लेकिन बाद में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा भूल गया हूँ। लेकिन एक बार बोर्नियो स्कीमेटिक देखने से पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से 3 या 4 पावर आईसी ज़रूर है, ठीक है। पावर आईसी यानी कि पावर सेक्शन में जितना भी आईसी है, 3 आईसी हो सकता है या फिर 4 आईसी हो सकता है। एक बार आप बोर्नियो स्कीमेटिक देख के कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पहले बनाया था और बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। लाइव वीडियो बनाता तो फिर लंबा 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो कोई नहीं देखेगा, भाग जाएगा। इसलिए वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कट लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए रैम को अभी बोर्ड में CPU के ऊपर इंस्टॉल कर दिया हूँ। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। रैम को इंस्टॉल करने के बाद ये ओके बूटिंग में आ रहा है या फिर नहीं। बोर्ड तो बहुत ज़्यादा हीट है, देख सकते हैं। चलिए एक बार फ्रेम में बोर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो भी फ्लैक्स वगैरह है इसको चेक करते हैं लगा के कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। 177, 175, ये कैसे हो गया? यूएफएस ड्राई हो गया? नहीं दोस्तों, इसमें जो टेस्ट पॉइंट में शॉर्ट किया था पहले से, वो टेस्ट पॉइंट को हटाया नहीं था, इसलिए ये 175, 180 पे स्टॉक हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। देखिए ये टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट हटा दिया। अभी देखते हैं बूटिंग सीक्वेंस क्या बन रहा है, यानी कि जो एम्पियर कंजप्शन क्या ले रहा है। देखिए ये लोगो भी आ गया, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। सक्सेसफुली सेट हमारा रिकवर हो गया है, जो कि डेड केस में आया था और ये वाटर डैमेज था। लेयर के अंदर, दोनों बोर्ड का अंदर में एक कैप शॉर्ट हो गया था, जिस वजह से हमको ये बोर्ड में इतना सब कुछ काम करना पड़ा, जो कि आपके
डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ये वीडियो में पूरा ऑलरेडी टोटल काम करके दिखा दिया हूँ। अभी देखिए ये बोर्ड में ये बैटरी में चार्ज नहीं होगा, थोड़ा देर वेट करते हैं। अगर चार्ज होता तो फिर इसमें तो परसेंटेज देखने के लिए मिल जाता, लेकिन अभी इसमें और भी एक चीज़ है, इसका बैक पैनल और जो भी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें पीछे साइड में जो वायरलेस चार्जिंग के लिए जो पत्ता लगता है वो भी नहीं है। वो भी नहीं होने से कभी कभी चार्जिंग ठीक से पकड़ता नहीं। तो देखेंगे अभी ये मोबाइल को कंप्लीट, मोबाइल तो बूटेबल हो गया है, लोगो आ गया है, मतलब कम्प्लीटली हो गया है, कंप्लीट हो गया है। देखते हैं ऑन करने के बाद और कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है या फिर नहीं, कि कंप्लीट ऑन हो रहा है, वो सब कुछ देखेंगे जब इसमें चार्जिंग होगा तब पता चलेगा। अभी तो ये चार्जिंग लोगो में ही है। अगर आगे में इसके अलावा और दूसरा कोई प्रॉब्लम आया तो और एक पार्ट बना दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर हो गया, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि सैंडविच बोर्ड था और डबल लेयर भी काम कर दिया, सीपीयू रैम को भी रिवॉल्व कर दिया, यूएफएस को रिवॉल्व करना नहीं पड़ा, यूएफएस चल गया। तो इस टाइप का जो कंडीशन में बोर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें सब कुछ काम करना पड़ता है। मान लीजिए वाटर डैमेज केस में कोई सेट आया और लेयर के अंदर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, बाहर से आप कैसे निकालेंगे? बाहर से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो लेयर को सेपरेट करना ही पड़ेगा। जो कंपोनेंट शॉर्टिंग है, जो आईसी कंपोनेंट, डायोड, जो भी कंपोनेंट शॉर्टिंग है उसको रिमूव करेंगे। प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, उसके बाद बूट चेक करेंगे। बूट वहाँ पे देखिए, एक बोर्ड को भी बूटिंग सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, इसमें ऐसा भी है। मैं ये वीडियो में दिखाया नहीं हूँ, लेकिन एक बोर्ड को बिना लेयर को जोड़े भी हम बूटिंग चेक कर सकते हैं। बूटिंग से हमको आइडिया मिल जाता है कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। अभी देखिए एम्पियर कंजप्शन देखिए, पहले 600 500 600 मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा था, अभी देखिए 1.1 एम्पियर तक कंजप्शन इंक्रीज हो गया है, यानी कि ये चार्जिंग ले रहा है। तो बोलने का मतलब यही है कि वाटर डैमेज केस में हो या फिर ड्राई सोल्ड हो, तो आपको देख के सोच समझ के काम करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लो, उसके बाद आप प्रॉब्लम को रिपेयर करो या फिर रिकवर करो। तो बोलने का मतलब यही है कि प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक कैप्स के लिए हमको इतना सब कुछ पापड़ बेलना पड़ा, यानी कि सीपीयू, रैम, यूएफएस, लेयर सब कुछ काम करना पड़ा। यूएफएस को छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें काम ऑलरेडी कर दिया हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज दिखाना चालू हो गया है, मतलब ये सेट कम्प्लीटली रिकवर हो गया है। अभी इसका पावर की को प्रेस करके मोबाइल को बूट कर लेता हूँ। देखिए सैमसंग पहले लोगो आया, इसका सेकंड लोगो में आ गया है, फिर से एक बार लोगो में सैमसंग लोगो में आएगा, उसके बाद कम्प्लीटली बूट हो जाएगा। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो भेज सकते हैं। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में कुरियर कर सकते हैं, और आपके डिस्प्ले में जो आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे से क्वेरीज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही बूट किया एक बार रीस्टार्ट हो गया। तो क्या इसमें रीस्टार्टिंग इशू है या फिर सॉफ्टवेयर का इशू है, इसको भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका पैनल वगैरह बैक साइड में जो चार्जिंग का फ्लैक्स लगता है, यानी कि जो वायरलेस चार्जिंग का पत्ता रहता है, वो भी नहीं है मेरे पास। उनसे मैं बात करके वो सब मंगा लूँगा, उसके बाद चेक करेंगे। कंप्लीट बूट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर करके देखना पड़ेगा, या फिर हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अभी से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि लोगो आके रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना कंफर्म है कि सीपीयू यूएफएस कंफर्म प्रॉपरली रिवॉल्व हो गया है, लेयर भी कंप्लीट प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट शॉर्ट हो गया होगा तो भी रीस्टार्ट कंडीशन में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी जब तक कंफर्म नहीं होंगे पता नहीं चलेगा कि ये सेट में और प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलिए अभी तक तो ये सेट चालू हो गया है, आगे देखते हैं ये रीस्टार्टिंग इशू सॉफ्टवेयर के वजह से है या फिर हार्डवेयर में और कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर में कोई कंपोनेंट, ये हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं और एक पार्ट बना दूंगा। सॉफ्टवेयर का होगा तो फिर इसको सॉफ्टवेयर फ्लैश करके कस्टमर को दे देंगे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।